प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आरोह भाग 2 की दूसरी कविता पतंग, जिसके कवि आलोक धनवा जी हैं, कविता का भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य बताने जा रहे हैं। आलोक धनवा बिहार राज्य के मुंगेर जिले में सन 1948 में पैदा हुए। उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। आलोक धनवा जी ने बहुत कम रचनाएं की है। उनकी पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़की, ब्रूनो की बेटियां प्रसिद्ध व लोकप्रिय हुई। दुनिया रोज बनती है उनका एकमात्र काव्य संग्रह है। कविताओं के संग्रह के रूप में एकमात्र पुस्तक है आलोक धनवा जी की, जिसका नाम है दुनिया रोज बनती है। इसी पुस्तक में संग्रहित है यह कविता पतंग, जिसका भावार्थ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आलोक धनवा ने पतंग कविता में बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। भादों का महीना बरसात का महीना होता है, हिंदी महीने का नाम है। सबसे तेज बौछारें गई। बौछारें हवा के साथ तेज पड़ती हुई वर्षा की जो धारा है, हवा के साथ जो तेज वर्षा होती है उसको बौछारें कहते हैं। उसका समय अब समाप्त हो गया है। भादों का महीना बीत गया है, सवेरा हुआ। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। सबसे तेज बौछारों का समय अब समाप्त हो गया है। भादों का महीना बीत गया है। प्रातः काल होता है, अगले दिन सुबह होती है। बरसात के बाद के प्रातः काल का वर्णन कर रहे हैं। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, ऐसा सुंदर लालिमामय सूरज दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे खरगोश की आंख की तरह लाल लाल सूरज दिखाई दे रहे हैं। कारण यह है कि गर्मी के दिनों में भी आसमान धूल मिट्टी से भरा होता है, स्वच्छता का अभाव होता है। बरसात के महीने में बादल घिरे रहते हैं, जिसके कारण भी आसमान साफ दिखाई नहीं देता। और बारिश होने पर वर्षा की जो आसमान में धूल है वो सब धुल कर धरती पर चला आता है। वर्षा की बूंदों के साथ आसमान बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। तो उसी स्वच्छ आसमान में जब सूर्योदय होता है तो वह सूर्योदय कवि को खरगोश की आंखों जैसा लाल दिखाई दे रहा है। इस वक्त में उपमा अलंकार है। शरद आया। शरद जाड़े की ऋतु को बोलते हैं। पुलों को पार करते हुए, पुल के पार करने से तात्पर्य है बरसात का महीना अभी भी बीता और शरद ऋतु का प्रारंभ हुआ। तो इन दोनों के बीच एक ऋतु का जाना और दूसरे ऋतु के आने के बीच का जो अवधि है, समय है, उसको पुल के रूप में वर्णन करते हुए आलोक धनवा जी कह रहे हैं शरद आया पुलों को पार करते हुए। वो पुल को पार कर चुका है शरद ऋतु, अर्थात अब वो पूरी तरह से मौसम ऋतु शरद ऋतु में प्रवेश कर चुकी है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए ऐसी कल्पना की है। ऐसा लग रहा है कवि को कि शरद ऋतु, जाड़े का मौसम अपनी नई और चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए आ रहा है। नई और चमकीली से तात्पर्य है वातावरण बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल साफ है। तो शरद ऋतु का जब आगमन होता है तो मौसम और प्रकृति बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरी दिखती है। पेड़ पौधों पर जो धूल मिट्टी चढ़े होते हैं वो सब बिल्कुल स्वच्छ धुले हुए हरे हरे स्वच्छता का वातावरण है, जिस वजह से वो उसे चमकीली साइकिल बता रहे हैं। नई घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, यहाँ भी वो ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा आभास होता है उन्हें कि वो अपनी नई साइकिल की घंटी को बजा बजा करके इशारे कर रहा है, बता रहा है कि बच्चे आए, अब उनका समय आ गया है पतंग उड़ाने का। इसलिए कवि ने ऐसी कल्पना की है।
चमकीले इशारों से बुलाते हुए। चमकीले इशारों से बुलाने का तात्पर्य क्या है? चमकदार संकेत, वातावरण साफ है, सूर्योदय हुआ है, बिल्कुल वातावरण में प्रातःकालीन लालिमा की चमक चारों तरफ विद्यमान है। तो ऐसा लग रहा है कि उन चमकीले इशारों से बच्चे के झुंड को अपनी ओर बुला रही है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। अब आसमान को मुलायम बना रहे हैं, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। बात आसमान बिल्कुल धुला हुआ है, साफ सुथरा है, स्वच्छ है, धूल के कण भी नहीं है, बादल भी छट गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कवि को कि प्रकृति ने आसमान को बिल्कुल कोमल बना दिया है, मुलायम बना दिया है। क्यों बनाया है? ताकि बच्चों की पतंग उड़े, आसमान में पतंग आसानी से उड़ सके। इसलिए प्रकृति ने आसमान को, शरद ने आसमान को मुलायम बना दिया है ताकि बच्चों की पतंग उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किए हैं। दुनिया की सबसे हल्की चीज़ पतंग नहीं होती, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। इन तीनों पंक्तियों में बता रहे हैं कि दुनिया की सबसे हल्की चीज़ पतंग, दुनिया का सबसे पतला कागज़ और बांस की पतली कमानी, जिसको मिला करके पतंग का निर्माण होता है, पतंग बनती है। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है कि वो आसानी से ऊंचाइयों को छू सके। ऐसा वर्णन वो कवि कर रहे हैं इन पंक्तियों में कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों की शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। किलकारियाँ का अर्थ होता है, किलकारियों का बच्चों के मुख से अधिक हर्ष की अवस्था में निकलने वाली स्पष्ट ध्वनि। जब बच्चे अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो उनके मुख से जो आवाज़ निकलता है, प्रसन्नता भरी जो आवाज़ है, उसको किलकारियाँ बोलते हैं। इसलिए कोमल बनाया है ताकि दुनिया का सबसे पतला कागज़, दुनिया का सबसे हल्की चीज़, पतली कमानी आसमान में उड़ सके और बच्चों की मौज मस्ती का, प्रसन्नता का, हर्ष उल्लास का वातावरण कायम हो और बच्चे खिलखिलाकर हंसें और उनके मुख से निकलने वाली जो किलकारी है वो वातावरण में गूंजे। तितलियों की नाजुक दुनिया, तितलियों की मतलब सुंदर रंग बिरंगी तितलियों की तरह पतंगे भी होती है, जिस तरह से पतंग कलरफुल होती है, तितलियाँ भी होती है। तो तितलियों से की नाजुक जो दुनिया है वो दिखाई दे। अब हम काव्य सौंदर्य के विषय में बताएंगे। तो मैंने बताया था खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। पहले तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कविता में लिखी जाएगी, उनका ध्यान देंगे। पहले कवि ने प्रकृति में आए परिवर्तन और बाल क्रियाकलापों की को अभिव्यक्ति दी है। कवि ने प्रकृति में आए परिवर्तन और बाल क्रियाकलाप, बच्चे किस तरह से क्रियाकलाप करते हैं, इसका वर्णन किया गया है। ये काव्य सौंदर्य में इसको भी लिखेंगे। पतंग के माध्यम से बच्चों की उमंगों का चित्रण किया गया है। बच्चे किस तरह से उत्साहित हो जाते हैं, उसका वर्णन भी कविता में किया गया है। काव्यांश अतुकांत है तथा बिंब शैली का प्रयोग किया गया है। तो ये तीन चीज़ें पूरी कविता के लिए है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला है, कवि ने प्रकृति में आए परिवर्तन और बाल क्रियाकलापों
को अभिव्यक्ति दी है। दूसरा है पतंग के माध्यम से बच्चों की उमंगों का चित्रण किया गया है। और तीसरा है कविता अतुकांत है। चौथा है बिंब शैली का प्रयोग किया गया है। ये 4 पॉइंट्स पूरी कविता के लिए लिखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो अलंकार है, इस जितना पढ़ाया हूँ इसमें क्या है अलग से देख लो। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, इसमें उपमा अलंकार है। खरगोश की तुलना खरगोश की आँख से की गई है। प्रातःकाल की तुलना, सूर्योदय की तुलना खरगोश की आंखों से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। शरद ऋतु, शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद मौसम है, वो कैसे आ सकता है? तो यहाँ पर भी शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण, जोर जोर से में पुनरुक्ति प्रकाश है। घंटी को जोर जोर से, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दुनिया की सबसे हल्की चीज़, दुनिया का सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी, इसको हम पतंग के विशेषण के रूप में भी लिख सकते हैं। और इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी है। दुनिया की सबसे पतली और हल्की चीज़ उड़ सके। तो ये रहा काव्य सौंदर्य। इसके बाद हम अब दूसरी कविता को देखेंगे। आगे की पंक्तियाँ। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कवि कह रहे हैं कपास एक ऐसा पौधा है जिसके फल से रुई निकलता है। कॉटन, जिसको दीप जलाने में भी, सूती वस्त्र बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। दीप की बत्ती भी बनती है। तो कह रहे हैं कवि कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। घूमती हुई पृथ्वी आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बेचैन माने व्याकुल। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध बिना सुध बुध के, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरना, पेंग भरने से तात्पर्य है झूला झूलते समय जब झूला इस छोर से उस छोर की ओर जाता है, आगे पीछे होता है, उसको पेंग भरना बोलते हैं। दिशाओं को मृदंग, मृदंग भी है। मृदंग एक तरह का वाद्य होता है जो ढोल की तरह होता है, बड़ा सा, धम धम की आवाज़ उससे निकलती है। मृदंग की तरह बजाते हुए, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। कभी कह रहे हैं कि बच्चों का ऐसा स्वभाव ही होता है, बच्चों का ऐसा नेचर ही होता है कि वो अपने जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास की जो विशेषता होती है, जिस तरह से कपास नरम, मुलायम, कोमल होता है, उस कपास की रुई से हम जो चाहे बना सकते हैं। दीपक की बत्ती भी बना सकते हैं, धागा बना करके तरह तरह के वस्त्र बना सकते हैं, जो चाहे उसे बना सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह का लचीलापन, उसी तरह की कोमलता, उसी तरह की विशेषता बच्चों के अंदर भी होती है। वो जन्म से ही विशेषता लेकर के आते हैं। उन बच्चों को हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। वही बच्चा एक वैज्ञानिक भी बन सकता है, वही बच्चा एक मैकेनिक, इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो हम ये बृहद अर्थ ले सकते हैं इसका कि जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं कपास। कपास की भांति वो होते हैं, नरम, कोमल और मुलायम। हम उसको जो रूप देना चाहें दे सकते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वो पतंग उड़ाते समय दौड़ते हैं, उछल कूद करते हैं, तो कवि को ऐसा लगता है, कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि उनके पैर पृथ्वी पर नहीं पड़ती, पृथ्वी में धरती पर उनके पैर नहीं पड़ते,
बल्कि पृथ्वी ही उनके पैरों के नीचे आती है, ऐसा आभास होता है। उन्हें बिल्कुल सुध बुध नहीं होता कि मेरे पैर कहाँ पड़ रहे हैं, मेरे पैर किधर पड़ रहे हैं। कब? जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बिना सुध बुध के, बिना सुध बुध करके, जब वे अचेत, बेसुध का मतलब अचेत भी होता है, बिना सुध बुध के, बिना ज्ञान के इधर उधर दौड़ते हैं, जब उन्हें पता नहीं है कि उनका पैर कहाँ पड़ रहे हैं, पत्थर पर पड़ रहा है कि कांटों पर पड़ रहा है कि कहाँ पड़ रहा है। उस समय ऐसा लगता है कि पृथ्वी ही उनके पैरों के नीचे आती है सहारा देने के लिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, अब छत पर जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो छत पथरीला होता है, कठोर होता है। तो उस कठोरता पर भी जब वो दौड़ते हैं बच्चे, तो ऐसा लगता है कि वो उस छत की कठोरता का एहसास उन्हें नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसे वो कोमल बना दिए हैं, नरम बना दिए हैं, गद्देदार बना दिए हैं। छत भी की कठोरता उन्हें कठोर नहीं लगती, क्योंकि वो इतने उत्साहित होते हैं, इतने उमंग उनके अंदर भरे होते हैं पतंग उड़ाते समय, कि उन्हें बिल्कुल इस बात का ज्ञान नहीं रहता है कि उनके पैर कहाँ पड़ रहे हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि छतों को भी नरम बनाते हुए, छत को भी कोमल और मुलायम बना देते हैं। ऐसा लगता है कि छत भी कोमल और मुलायम है उनके लिए। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। मृदंग वाद्य मैंने बताया था, तो मृदंग की तरह दिशाओं को बजाने से क्या तात्पर्य है? जब वो छतों पर इधर से उधर कूदते हैं, दौड़ते हैं, तो धम धम की जो आवाज़ आती है, तो कभी को ऐसा लगता है, कभी कह रहे ऐसा लगता है जैसे जो 10 दिशाएं हैं, दिशाएं 10 होती है, 10 दिशाओं से आवाज़, धम धम मृदंग के बजने की आवाज़ आ रही हो। इसलिए कभी कह रहे हैं कि वो दिशाओं को मृदंग की तरह बजा रहे हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरने से झूले की तरह इधर से उधर झूला जब दौड़ कर जाता है, तो छत के इस छोर से दौड़कर उस छोर गए, उस छोर से दौड़कर इस छोर आए, इस छोर से उस छोर से इस छोर दौड़ रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे झूला का जो पेंग है वो इधर से उधर आगे पीछे होता है, वैसे लगता है जैसे वो झूले पर झूल रहे हों। डाल की तरह लचीले वेग से, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर ऐसा लगता है जैसे डाल पर झूला लगा हुआ है, तो झूला इधर आगे पीछे हो ही रहा है, साथ ही साथ डाल भी नीचे ऊपर हो रही है, डाल में भी लचीलापन आ रहा है। उस लचीलापन का एहसास बच्चे कठोर छतों पर करते हैं। उन्हें उस कठोरता का ज़रा भी भान नहीं होता है पतंग उड़ाते समय, क्योंकि वो इतने उत्साहित होते हैं कि उनके उत्साह के सामने ये सारी चीज़ें पता ही नहीं चलती उन्हें। तो मैंने जो 4 पॉइंट्स बताए थे काव्य सौंदर्य में, वो तो इसमें भी रहेगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला है, कवि ने प्रकृति में आए परिवर्तन और बाल क्रियाकलापों को अभिव्यक्ति दी है। दूसरा, पतंग के माध्यम से बच्चों की उमंगों का चित्रण किया गया है। तीसरा है, काव्यांश अतुकांत शैली में लिखी गई है तथा चौथा है, बिंब शैली का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त हम अलंकार देखते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशा को मृदंग के समान बजा रहे हैं। दिशा क्या है? उपमेय और मृदंग उपमान। यहाँ पर उपमा अलंकार है। डाल की तरह, डाल के समान लचीले वेग से, इसमें भी उपमा अलंकार है। बेचैन विशेषण का प्रयोग किया गया है, बेचैन, व्याकुलता का। और बच्चों के जन्म से अपने साथ लाते हैं कपास, जन्मजात उनका जो स्वभाव होता है उसके विषय में भी बताया गया है। तो ये रहा काव्य सौंदर्य। इसे
अच्छे से समझकर अपने कॉपी में नोट करोगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो पार्ट्स है उसको हम कविता का जो हिस्सा बचा हुआ है, थोड़ा सा ही बचा है, उसको अगले वीडियो में हम देंगे और कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे।